आपको प्रेरित किससे हुआ है और कब से आपने इसकी शुरुआत की है? सामाजिक कार्यों को करना जब से हमने चालू किया समथिंग सन 2012 में। कि प्रेरणा किससे मिली है सामाजिक कार्य को करने की? सबसे पहले तो जिस समय अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था और जो बहुत चर्चा में रहा पूरे भारत में। तो अन्ना हजारे जी से प्रेरित होकर आपने जनता की समस्याओं को सुना। जनता हमारे पास में आती है और बहुत बहुत दूर से लोग हमारे पास में आते हैं। तो ये जो आप त्रिकोण में तिलक लगाते हैं, तो टीका हटा दो। हमने कहा था हटाना तो उचित रहेगा, पर टीका नहीं ना हमारे लिए ये नहीं मान। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू पे। तो आज के हमारे गेस्ट हैं फरुखाबाद के व्यापार मंडल के अध्यक्ष अंकुर जी। तो नमस्कार अंकुर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है, बाबा भोलेनाथ की कृपा है, सब अच्छा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सामाजिक कार्य जो आप करते हैं समाज सेवा का जी, ये आपको प्रेरित किससे हुआ है और कब से आपने इसकी शुरुआत की है? सामाजिक कार्यों को करना जब से हमने चालू किया समथिंग सन 2012 में। सामाजिक कार्यों में हम आए थे, जो निम्न स्तर के लोग हैं उनकी समस्याओं को जब हमने देखा तो कभी कभी कुछ लोगों के पास फरुखाबाद के जनप्रतिनिधियों के पास में उनको लेके गए, और जब उनने उनकी समस्याओं को इतना समाधान नहीं किया तो हमने थोड़ा आगे बढ़ करके लोगों की समस्याओं को रखा, और कुछ समस्याओं पे रिजल्ट भी मिला अच्छा पॉजिटिव, और कुछ पे नेगेटिव भी मिला। उन्हीं विचारधाराओं को लेकर के हम आगे बढ़े। तो अंकुर जी, आप अपने सामाजिक कार्य की प्रेरणा किससे मिली है सामाजिक कार्य को करने की? सामाजिक कार्यों को करने के लिए सबसे पहले तो जिस समय अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था और जो बहुत चर्चा में रहा पूरे भारत में, उससे कुछ प्रेरणा हमने ली थी, क्योंकि उनका आंदोलन एक पार्टी के रूप में स्थापित हुआ। तो उनके विचारधाराओं को लेकर के, और हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जो मानते हैं वो भगत सिंह जी को मानते हैं, उनके विचारधाराओं को लेकर के, क्योंकि उन्होंने देश के लिए और देश की जनता के लिए किया। तो वही ऐसा उन्हीं के नक्शे कदम में पे तो नहीं चल पाएंगे, पर उन विचारधाराओं पे चलते हुए पब्लिक के बीच में आए। तो अन्ना हजारे जी से प्रेरित होकर आपने जनता की समस्याओं को सुना हमने, जनता की समस्याओं को सुना। जनता हमारे पास में आती है और बहुत बहुत दूर से लोग हमारे पास में आते हैं, और भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि अगर 100 समस्याओं को लेकर लोग आते हैं तो 90 समस्याओं का समाधान तो हम कर रहे हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपका एक सामान्य दिन कैसा गुजरता है? सामान्य दिन तो ये मानिए कि आप सुबह डेली का जो नियम हमारा 7 बजे 7:30 सो के उठना, उसके बाद बाबा की 1-2 घंटे पूजा करना, उसके बाद 11 बजे घर से निकलना, और फिर घंटा 2 घंटा ऑफिस में बैठना। उस बीच जो लोग हमारे पास भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो उस दौरान जो मीटिंग वगैरह होती है उसमें जाना, और पब्लिक की जो समस्याएं हैं, हमारे जो मित्र हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनके लिए थाने चौकी में अधिकारियों के पास जाकर के समाधान करना। बस ये ऐसे ही दिन रहता है डेली का हमारा। तो आपका जो सामान्य दिन है वो काफ़ी व्यस्तम व्यतीत हो। हाँ, काफ़ी व्यस्त रहता है। जब से आपने ये समाज सेवक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया है, तब से आपके जीवन पे क्या क्या बदलाव आए हैं? देखिए, हम आपको इस बात पे ये बताएंगे कि समाज सेवा करने के लिए कि हमने फरुखाबाद में एक चीज़ देखी है कि फरुखाबाद के लोगों ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर समाज सेवी लिख रखा है। अधिकतर लोगों ने लिख रखा है, पर ज़मीनी स्तर पर पब्लिक की कोई मदद करने के लिए नहीं है। फरुखाबाद में तमाम ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिस पर कभी फरुखाबाद का आज तक जनप्रतिनिधियों ने, और जो फरुखाबाद के पॉलिटिकल नेता है और जो समाज सेवी अपने आप को बताते हैं, उनने किसी ने कभी पब्लिक की मदद करना नहीं चाहा। और हम अपने लिए अगर ये कहेंगे कि हमारे पास जो भी आता है कोशिश ये रहती है हर संभव मदद ये करते कि आप देखते हो धरना बसना हमारे आंदोलन चलते रहते हैं। तो पब्लिक का किसी भी माध्यम से, व्यापारियों का किसी भी माध्यम से फ़ायदा हो सके, उनका इतना हो सके। जैसे कि एक हम आपको घटना बताएं, घटना थी एक अभी 3 साल पहले की। एक फरुखाबाद का एक अच्छा खाता माफिया रहा, उसने एक दुकानदार से हमारे 12,000 रुपये पीछे की लूट कर ली। सुबह 5:30 बजे दूध का व्यापारी था वो। तो वो फरुखाबाद में 1 हफ्ते तक नेता विधायकों के पास में दौड़ा, थाने चौकी गया, उसकी रिपोर्ट को नहीं लिखा गया, कोई सुनवाई नहीं। तब वो व्यापारी हमारे पास में आया और उसने हमको बताया, तो हमने कि चलिए हम आपके साथ में चलेंगे। और नाले बचते तराए पे हम लोगों ने उसके पक्ष में धरना दिया, और जब धरना दिया तो 3 घंटे के अंदर वहीं FIR दर्ज हुई, और शाम तक मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे जब लोगों जब उसको पुलिस ने अरेस्ट करके और जेल भर दिया। 5-6 महीने वो अपराधी जेल में बैन हो गया। उसकी समस्या का समाधान होगा, वो जेल भी गया। इस कार्य को करते समय का आपके सामने काफ़ी चुनौतीपूर्ण मामले भी आए होंगे, उनको आपने कैसे सामना किया? चुनौतियाँ तो देखिए रहती है। चुनौतियाँ ऐसी रहती हैं कि मान लीजिए 2 पार्टी हैं, एक पार्टी हमारे पक्ष की है, एक विपक्ष की है, और हम अपने पक्ष के लिए किसी के साथ में खड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है कि स्वाभाविक है कि सामने वाली पार्टी कहीं ना कहीं विद्रोही हमारी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, और इन सब चीज़ों को फेस नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे आंदोलन धरने होते हैं, हमने चुनाव लड़ा,
पब्लिक ने हमारा सहयोग किया, सपोर्ट किया। वो अलग की बात है कि चुनाव विजय प्राप्त नहीं हुई, तो आदमी जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारा भी फेस कई लोगों से हुआ जो और अन्य प्रत्याशी थे, तो उस समय जो हमारे साथ रहे वो भी निस्वार्थ होकर और निर्भीक होकर हमारे साथ में रहे। तो उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति की या पब्लिक किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, हम तक संज्ञान में अगर आती है, तो हम डंके की चोट पर खड़े होते हैं। और रही बात विपक्ष पार्टी की, ये सब बाबा की कृपा रहती है कि जो होना है वो तो होके रहेगा, और हमारी मर्जी से या किसी की मर्जी से कुछ होने वाला नहीं। जो परमात्मा चाहेगा वही होगा, और अपनी नेकियों पे और इस बनाए गए सिस्टम के आधार पर चलते रहो, बाकी बाबा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से जनता के मौलिक अधिकार है जिनका वे प्रयोग करके अपनी समस्याओं का निवारण स्वयं भी कर सकते हैं? जनता के मौलिक अधिकार की यदि हम बात करें तो हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ादी में जी रहे हैं भारत में, और जितने भी कानून बने हैं वो सब पब्लिक के लिए बने। अगर पुलिस बैठी है या प्रशासन बैठा है या सत्ता बैठी है तो पब्लिक के लिए बैठी। पब्लिक ने ही सबको बनाया है, और जो भी सिस्टम चल रहा है वो सब पब्लिक के लिए चल रहा है। और जैसे कि आप मौलिक अधिकार के लेंगे तो ज़्यादातर समस्याएं रहती हैं पुलिस से संबंधित रहती हैं। तो जैसे कि प्रार्थी गया थाने में, उसने एप्लीकेशन दी, थाने में पुलिस 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन FIR नहीं करती, जबकि पुलिस का ये पब्लिक का अधिकार है कि अगर हम प्रार्थना पत्र को लेकर जाते हैं तो सबसे पहला अधिकार पुलिस का ये बनता है कि पुलिस उस प्रार्थना पत्र को FIR या NCR में दर्ज करे, और मामला किस हद तक झूठा है, किस हद तक ठीक है, ये विवेचना का आधार पुलिस का है, अधिकार है पुलिस का। उसके अधिकार पर चल के पुलिस उसको सत्य भी कर सकती है और असत्य भी कर सकती है, ये पुलिस का अधिकार है। पब्लिक का जो अधिकार है, आज पुलिस या बैठी या जो नेता जितने भी हमारे बैठे, जनप्रतिनिधि बैठे, ये सब पब्लिक के लिए बैठे हुए, इन्हें पब्लिक मदद करनी चाहिए। तो अगर पब्लिक से कोई अपनी किसी समस्या के लिए थाने में जाता है और उसकी FIR नहीं दर्ज होती है तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जिस क्षेत्र की घटना हो वो चौकी में जाए, वहाँ सुनवाई नहीं हो तो थाने में जाए। हमारे ऊपर के अधिकारी बैठे हैं, CO साहब बैठे हैं, एडिशनल साहब बैठे हैं, और कप्तान साहब बैठे हैं, DM साहब बैठे हैं, वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करें। और फिर भी अगर नहीं होता है तो मेरा अपना मानना है कि तमाम संगठन चल रहे हैं, तमाम समाज सेवी लोग हैं, उनको अपने साथ लेकर के आंदोलन के रूप में अपनी बात को रखें। कई बार ये होता है जैसे अगर वो किसी चौकी में अपनी प्रार्थना पत्र देने गया तो वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो वो आगे जाने की सोचता नहीं है। हाथ टूट जाता, ये टूट जाता है। टूटने का कारण ये है कि जो बहुत निम्न स्तर के लोग, देखिए जो अच्छे परिवार से होंगे और जो समाज में निकल बैठते होंगे, उनको सारा सिस्टम पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक हमको जाना है। इन का प्रकरणों में सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई होता है, जैसे कि छोटे व्यापारी हैं हमारे, खोखे वाले, ठेली वाले, रेड़ी वाले, फेरी वाले, ये वहाँ तक नहीं जा पाते। ये पुलिस से इतना डरते हैं कि अपनी समस्याओं को चौकी तक ले जाएंगे, और चौकी से आगे जाना ज़्यादा उचित नहीं समझते, ना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे मामले होते हैं, बहुत जिनके पास विवेक होता है और सपोर्ट होता है, सपोर्ट, वही आगे तक जाते जाए, वरना तो तो अगर कोई व्यक्ति निम्न वर्ग से है तो उसकी सुनवाई नहीं हुई है चौकी में तो वो बिना किसी झिझक के आगे जा सकता है, अभी बिल्कुल जा सकता है एप्लीकेशन दे। इसी के लिए जो हमारा संविधान कहता है, और पुलिस जो हमारे लिए बैठी है, अगर सिपाही नहीं सुनता है तो दरोगा से कहिए, दरोगा ही नहीं सुनते तो इंस्पेक्टर साहब से कहिए। एक ऊपर एक चैन बनी हुई है। अगर वहाँ के हमारे जिले के कप्तान नहीं सुन रहा है तो आप IG DIG से कहिए, सिस्टम बना रखा है। और हर अधिकारी, जो बड़ा अधिकारी होगा, वो पब्लिक की मदद करना चाहता है। ये जो निम्न स्तर के, चौकी स्तर के लोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं क्षेत्र में रह करके लोकल में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, तो समस्याओं पर इतना निस्तारण नहीं करते। अगर कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है तो उसको वो आगे पहुंचाने की कोशिश जरूर करे। और दूसरी चीज़, ऐसे लोगों से मिले जो समाज में सामाजिक कार्य कर रहे हो, जो ईमानदार हो, साफ सुथरी छवि हो, उनके पास जाए, उनके माध्यम से मदद ले, तो कहीं ना कहीं मदद मिले। समाज तथा जनता के लिए लड़ने के लिए आपको अपने अधिकारों का ज्ञापन कब हुआ? देखिए, अधिकारों का क्या कि हम आपको बताएं कि हम भी छोटे मोटे संगठनों से रहे, और 2-2.5 साल हमने लोगों के साथ में बर्बाद किए। और पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि मोबाइल खो गया है, उस पर प्रार्थना पत्र, एक मोबाइल खो जाता है, एक सिस्टम है, अगर मोबाइल खो जाता है तो एक प्रार्थना पत्र जो थाने में देना पड़ता है, उसकी फोटो कापी लेके जाएंगे, वो एक ओरिजिनल लेके जाते हैं, तो उस पर मोहर लगा के फोटो कापी हमको मिल जाती है प्रूफ के तौर पे कि हमारा खो गया, हमने कंप्लेंट उसको दर्ज कर दी। जिन संगठनों के साथ में हमने काम किया वो ये सब करने में सक्षम रहे, तो इन सब चीज़ों से प्रेरित होते रहे, और धीमे धीमे हमने सिस्टम को समझ लिया कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा अपना खुद का ये मानना है कि ज़्यादा किसी के पीछे रहते या किसी पर डिपेंड रहते कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, जब तक सेल्फ डिफेंस नहीं होंगे, जब तक हम समाज में कुछ नहीं करते। तो हमने शुरू से आज तक अपने आप को सेल्फ डिफेंस ही रखा है। भोलेनाथ की कृपा है कि आज तक प्रेजेंट में यहाँ तक बैठे हैं, यहाँ तक किसी काम को कुछ दबाव नहीं,
अब किसी का नेता का कोई सहारा नहीं, जो है हमारे लिए पब्लिक है, हमारा व्यापारी है, उन्हीं के आधार पर चलना है, उन्हीं की ताकत हमारे साथ में है, जो थाने चौक में जाके अपनी बात करेंगे। तो आप यहाँ तक पब्लिक की मदद से ही पब्लिक की जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करवाया और जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचा है। मेरा जितना भी जो भी है वो जनता की बदौलत है। हमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, हम ना ऐसे कोई परिवार से बिलोंग करते हैं, ना हमारा परिवार कोई राजनीतिक परिवार है, और साधारण परिवार है। और जो भी हमें जिस मुकाम तक आज हम बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, वो हमारी पब्लिक का आशीर्वाद। काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि जो पार्टी सत्ता में होती है तथा उनके पास सारी पावर भी होती है, लेकिन फिर भी जनता की नहीं सुनी जाती है, और जब वही जनता आपके पास आती है तो उन्हें संपूर्ण समस्या का समाधान कैसे मिल जाता ये अपने अपने विचारों ऊपर है। ये जब कोई किसी सीट पे बैठ जाता है? तो फिर उसमें एक मैं आ जाता, और जब आदमी किसी अच्छे पद पे आ जाता है, फिर वो छोटी जो जनता होती है, निम्न स्तर के लोग जो होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देता, अभिमानी हो जाता है। अभिमानी हो जाता है। और पब्लिक की जो समस्याएं हैं, वो पब्लिक भी आज तो छोटे छोटे व्यापारी हमारे हैं, रेडी टेडी वाले, ये वहाँ तक नहीं जा पाती। ये जब वहाँ तक जाते हैं तो वहाँ पे जो उनके जो 2-4-10 लोग होते हैं, वो कार्यकर्ता जो इनको कह सकते हैं, वो लोग ये नहीं मानने देते जनप्रतिनिधियों से, और कहीं ना कहीं जनता के अंदर इस चीज़ का रोष रहता है। हमारे पास जो होता है, इतनी हम साधारण एक परिवार से बिलोंग करते हैं, 24 घंटे हमारा फ़ोन ऑन रहता है। पब्लिक जिस समय चाहे, रात के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, सुबह के 4 बजे, जिस समय पब्लिक हमको चाहती है, हमारा दोस्त यार मित्र हमारे व्यापारी हमारा कभी भी चाहे हमको फ़ोन करता है, उसको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्पॉट पर खुद ही उपलब्ध हो जाता है, खुद ही पहुँचे। तो आपके साथ कई बार ऐसा नहीं होता होगा, जब आप किसी सामाजिक कार्य में व्यस्त होते होंगे तो आपके परिचित व्यक्तियों का फ़ोन आता होगा और आप उस कार्य में व्यस्त होने के कारण उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते होंगे, तो जो कई बार कुछ लोगों ने इस बात के पीछे गलत विचारधारणा भी बना ली होगी कि अनुकूल जी जो हैं वो काफ़ी, देखिए ऐसा बदलाव आ गए हैं, आप बातचीत नहीं करते हैं। बदलाव नहीं आ गया है, जो हमारा है वो सदैव हमारा रहे, और जो अपना होगा उसकी विचारधारा, अगर हमारा 1 फ़ोन 2 फ़ोन 3 फ़ोन नहीं होते, तो सामने वाला समझ जाता है कि हम व्यस्त हैं। और कभी ऐसा होता ही नहीं है कि हम किसी का फ़ोन अटेंड नहीं, पहली घंटी में फ़ोन हमारा उठ जाता है, चाहे दिन हो चाहे रात। और अगर पब्लिकली बात करेंगे, जिन लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के, या जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, वो हमको रूबरू अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। और अगर हमारे हाथ में फ़ोन है, और रात में भी अगर रखा हुआ है, तो अगर पहली घंटी बजेगी फ़ोन उठे। और हमें एक क्वालिटी ये रहती है कि हम दिन में भले किसी का फ़ोन उठाने में बैकवर्ड कर लें, रात में अगर फ़ोन किसी का आता है तो पहली घंटी हमारा फ़ोन उठता है। चाहे दिन में हम अननोन नंबर से फ़ोन ना उठाएं, और रात वाला अननोन नंबर जो उठाते हैं, वो उस कारण ये है कि रात में अननोन नंबर से वही फ़ोन करेगा जो हमारा अपना हो सकता है उसके फ़ोन में बैलेंस ना हो, इसका फ़ोन उसके पास ना हो, तो उठाते हैं। और ये विचारधारा जो लोगों की निगेटिव रहती है हमारे प्रति, ये मेरा अपना मानना है, हमारे अपने नहीं है, हमारे नेगेटिव सोच। फतवाबाद में आप अपने मोर्चा तथा आंदोलन के कारण काफ़ी मशहूर तथा चर्चे में रहते हैं, तो ऐसे निम्न क्या कारण आते हैं जो आपको आंदोलन करना पड़ता है या किसी मोर्चे पर निकलना पड़ता है जनता के साथ? देखिए, पहले तो अगर किसी की समस्या है, और पहले तो हम जो संबंधित अधिकारी होता है, उस तक जाते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं जाकर के, कि हमारी ये समस्या है पब्लिक की या हमारे व्यापारी के, इसका आप निस्तारण करेंगे। वो उनकी पावर होती है जहाँ तक उनके पास में जाते हैं। और जब वो हमारी समस्या का समाधान नहीं करते, तो मेरे पास एक इकलौता विकल्प रहता है, क्योंकि हम भगत सिंह के विचारों को थोड़ा मानते हैं, क्रांतिकारी, अपने विचारों को हम क्रांतिकारी मानते हैं। और आंदोलन हम इसलिए करते हैं कि हमको पता है कि हमारे पास एक जो पब्लिक है, जो निम्न स्तर का व्यक्ति है, एक हमारे पास जो ताकत है वो सिर्फ आंदोलन की ताकत, और हमने आंदोलन की ताकत से, पब्लिक के सहयोग से आंदोलन किए, काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन किए। गंगा एक्सप्रेस वे भी हमने सबसे पहला आंदोलन किया था। जब गंगा एक्सप्रेस वे का मुद्दा उठा था, तो सबसे पहला रैली जो है वर्तमान में, उस समय पे हम इन सबसे पहले निकली। तो पब्लिक हमारे पास में जब आती है, जब हम देखते हैं अधिकारी हमारी नहीं सुन रहा, हमने कई बार थाने चौकी का घेराव भी दिया है, और वो सिर्फ कारण यही रहा है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो ये आज़ादी हमको अधिकार देती है कि हम अपनी समस्या, अगर हमारा समाधान नहीं हो रहा, तो हम अपने आंदोलन के जरिए अपने अधिकारी को, अपनी सरकार को अपनी समस्याओं तक पहुँचा सकते। तो मेरा एक सवाल आपसे ये था कि एक निस्वार्थ समाज सेवी होने तथा किसी भी पार्टी में अभी तक आप शामिल नहीं हुए हैं, फिर भी आप जनता की मदद करते हैं, जनता को सुनते हैं, तो क्या किसी ऐसी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आप पर हमला हुआ जो सत्ता में रही हो? देखिए, हम आपको बताएं कि हमारे ऊपर 2-1 हमले तो हुए। हमने आज तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। तकरीबन 10 से 12 साल हो गए उनको व्यापार मंडल से जुड़े हुए, और आगे भी जीवन में ये सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है व्यापार मंडल में ही हम आप तक हो।
और हमले वाली बात ये कहनी कि हम पे सन 2016 में एक हमला हुआ था, जिसमें राजनीति में हम नए नए निकल के आए। और एक सन 2019 में हम पे हमला हुआ था। दोनों हमले हमारे ऊपर खतरनाक हुए थे और दोनों हमलों में बाबा की कृपा से हम बच गए। तो ये कहीं ना कहीं वो लोग हम पे हमला किए हैं कि जैसे कि हम पब्लिक की मदद करते हैं, जो विपक्षी पार्टी रहती है कहीं ना कहीं हमसे ईर्षा रखती है और सामना नहीं कर सकती है हमारा, तो कहीं ना कहीं पीछे से घेराबंदी करके नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। पर पब्लिक के सहयोग से और बाबा का आशीर्वाद से हमारा कभी अहित नहीं हुआ। तो हाल ही में अभी चेयरमैन का चुनाव हुआ था नगर पालिका परिषद का, तो पार्टी के द्वारा आपको टिकट मिला था, तो इस पर आपका कैसा अनुभव रहा? अनुभव ये रहा था कि हमारा ये पहला चुनाव था और चुनाव लड़ने का हमारा कोई ऐसा मन नहीं था। और जो पब्लिक के बीच में हमने काम किया था, जो टीम है हमारी हमारे साथ रहती है, उनका अपना मन था कि हमको भैया आप चुनाव ले लीजिए ना। तो हम चुनाव मैदान में आए भी और कोशिश ये देखी निर्दलीय लड़ने का हमारा मोह था और किसी पार्टी से हमको टिकट मिला और चुनाव लड़े। और तो चुनाव में वोट भी अच्छा खासा हमको मिला, पर इसमें वोटिंग का काउंटिंग हो रही थी, उसमें वोटों के साथ में हमारे साथ में बेईमानी की गई और समथिंग हमें 6800 वोट मिला था। और जब इसका वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता है कि आपको इतने वोट मिले हैं, तो जब वो काउंट करने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो पता लगता है कि हमारे इतने वोट नहीं हैं, इतने वोट टिकने। तो उसका हम बहुत दर्ज करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक अधिकारी होते हैं, सक्षम अधिकारी, उनसे हमारी थोड़ा सा हताशा हो जाती है और हम जब अपने अधिकारों की बात उनसे करते हैं तो हमको अरेस्ट कर देते हैं। और वहाँ पे एक उनसे सक्षम अधिकारी बैठे होते हैं, वो हमारी बात को सुनते हैं, बात को सुनने के बाद को उनको वहाँ से छुड़वा देते हैं। तो पार्टी से चुनाव तो हमें लड़ा, पर पार्टी जिस पार्टी से हम टिकट लेके आए थे तो वो कोई इसका कोई अभी जवाबदार पब्लिक में फर्रुखाबाद में नहीं था। और जो भी वोट मिला हमको, पहला चुनाव था और ठीक ठाक लड़ा गया। वोट कितना भी मिला हो, पर जो जोश था पब्लिक का हमारे प्रति, जो सहयोग था वो अच्छा था और ये बना रहेगा हमारे साथ में, क्योंकि हम पब्लिक के साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। अगला चुनाव जब लड़ेंगे ये अनुभव के लिए था, वो जीतने के लिए रहेगा। तो जनता के समर्थन के बाद ही आपने ये टिकट ली थी? हाँ, ये जो भी हमारी टीम थी जो हमको चुनाव लड़ा रहे थे, और जब ये टिकट वाली बात आई तो दो पार्टियाँ ऐसी थी जिनसे हमारे दोस्तों ने, हमारे शुभचिंतकों ने बात की टिकट के लिए कि इससे हमको भैया चुनाव लड़िए। तो दो पार्टियाँ थी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ थी और उनके दोनों को सुझाव मेरे सामने रखे। तो फिर हमने उन्हीं के ऊपर डाल दिया कि जैसा आप कहोगे मैं ऐसा करेंगे, चुनाव क्योंकि हम आपके ही लड़ना है। तो फिर उन्होंने बताया कि उनको भी आप इस पार्टी से आप चुनाव लड़ लीजिए। हमने लड़ा चुनाव और ठीक ठाक चुनाव भी लड़ा है, तो अच्छा चुनाव रहा, चर्चा में रहा हमारा। और हार जीत किस्मत की बात है, वो लगे रहती है। और ये चुनाव तो हम ये मानते हैं कि अनुभव के लिए था और ये अनुभव हमको मिल गया। अगला चुनाव जो हम लड़ेंगे वो जीत के लिए 100%। इस पार्टी से टिकट मिलने के बाद क्या अन्य किसी पार्टी से आपको कोई धमकी? देखिए कि एक बात हम आपको बता दें कि जिस समय हम प्रत्याशी, माता जी हमारी प्रत्याशी थी जी। और हमने पार्टी की सदस्यता तो नहीं ली थी। माता जी ने जिस पार्टी से टिकट लिया उस पार्टी की सदस्यता ली है। धमकियाँ तो हमको मिनी, चैलेंज हमको करना शुरुआत से चालू कर दिया था जब निर्दलीय प्रत्याशी हुआ करते थे। जब हमने चुनाव की स्टार्टिंग की थी उसी समय कुछ प्रत्याशियों ने हमको धमकियाँ दी और काफ़ी मुकदमों में, धाराओं में फंसाने की भी बात की। पर हमारी टीम का सहयोग था और जनता का सहयोग था, समर्थन था कि हम निर्दलता के साथ में अपने चुनाव के लिए आगे बढ़ते रहे और चुनाव लड़ा, ईमानदारी से लड़ा। और लोगों ने हमारी मतलब कि जो कह सकते हैं कि बिस्तर जो लगते हैं बूथ पे, वो भी हमारे लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए, कोई पैसा नहीं दिया उस काम से और चुनाव लड़े। और धमकियाँ वाली बात ऐसी है कि हमारा एक मानना ये रहता है कि जब तक परमात्मा के हमारा कुछ लिखा नहीं है जी, और अगर हमने किसी को नुकसान नहीं किया तो मेरा नुकसान हो नहीं सकता है। वो चुनाव लड़ा, धमकियाँ मिलती नहीं। चुनाव में एक दो बार झगड़ा भी हुआ, विपक्षी पार्टी से आमना सामना ही हुआ, पर जो हमारे सहयोगी साथी रहे वो इतने अच्छे थे कि वो हमारे कंधे से कंधा मिला के, जैसे कि हमारे साथ में कोई ऐसी टीम नहीं थी कि जो बाउंसर टाइप पे चलते हैं, पर जो हमारे मित्र और जो हमारे दोस्त और शुभचिंतक थे वो हमारे 24 घंटे हमारे साथ में, जितने समय हमारा चुनाव में रहता था, फील्ड वर्क में रहता था, उतने समय वो हमारे दोस्त हमारा एक वो अच्छा घेरा बनाकर परमानेंट चलते थे। तो जब विपक्षी पार्टियों से हमारा सामना हुआ तो उनका साहस इतना नहीं हुआ और आज भी उनका साथ इतना नहीं कि कहे कुछ भी हमारे सामने आकर के सुन के कहनी कर। अंकुर जी, आपका धर्म से काफ़ी जुड़ाव लगता है, तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हुआ जो आप कभी नहीं भूल पाए हो? देखिए, एक समय था कि जिसमें मेरा बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं, मेरा परमात्मा से लगाव शुरू से जी। और हम ज्वाला माता को और भोले बाबा को, महादेव, सभी देवी देवताओं को सबसे ज़्यादा मानते हैं।
और जिसमें उनका वो है महाकाल, उनको बहुत अधिक मानते हैं। और चमत्कार की अगर आप बात करेंगे तो मेरे साथ में 2 ऐसे हादसे हुए हैं। एक सन 2020 में हमारे साथ में एक हादसा हुआ था। ये हम ग्वालियर से सिवड़ी वाले एक्सप्रेस वे पे जा रहे थे, और इस पर मेरी गाड़ी थी एक अल्टो टाइप की, और एक सामने से रॉन्ग साइड से एक टाटा सफारी गाड़ी जो थी वो हमसे आके टकरा जाती है। करीबन 110-120 की स्पीड होती है। सामने आप बिल्कुल जस्ट आमने से बंद होती है उसमें हमारी उस गाड़ी से। और 3 लोग हम लोग गाड़ी में होते हैं, और कई बार रात में 2-2:15 के बीच हमारा एक्सीडेंट होता है और 3 लोग गाड़ी में बेहोश हो जाते हैं। और करीबन 4:30-5 पे हम लोग को वहाँ पे 100 नंबर जो वहाँ से निकल रही होती है वो आके हम लोगों को देखती है। इन 2 घंटों के बीच आप अकेले ही? हम 3 लोग वहाँ पे बेहोश रहते हैं वो 2 घंटे तक के बीच में। और परमात्मा की इतनी कृपा रहती है कि हमारे जो दोनों साथी थे उनको कहीं नुकसान नहीं हुआ था, बस थोड़ी चोट ज़्यादा लग गई थी। उस चक्कर में बेहोश हम 3 लोग हो जाते हैं। जब 100 नंबर पुलिस आके वहाँ पे हमको निकालती है तो देखती है कि हमारा बिल्कुल शरीर जो था वो डैमेज हो चुका था। तो उसमें हम कहीं 12 से 13 घंटा आईसीयू में रहते हैं। काफ़ी घायल हो चुके हैं। हाँ, काफ़ी घायल हो जाते हैं, और 13 घंटे हम आईसीयू रहते हैं उसमें। और उसके बाद डॉक्टर उनको बाहर लेके आते हैं और ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। पहले ऑपरेशन होगा कि 5 जगह से आपका पैर टूटा है और इसमें प्लेटें वगैरह पड़ेंगी, और रिकवर होने में आपको 1 साल लगेगा ज़मीन पर चलने के लिए। 1 साल लगेगा। और डॉक्टर ये हमसे पूजवानी करता, संपर्क भी हमारा होता है, और 2 साल भी होते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो हमने ये चमत्कार बाबा का ये देखा कि क्या नाम, हमारा ये एक्सीडेंट होता है जिसमें हमारे पैर में 47 टाँके आते हैं। 47 टाँके हमारे पैर में आते हैं। और फरकाबाद 3 या 4 दिन डॉक्टर हमको डिस्चार्ज करता है। फरकाबाद आते हैं, बोलते हैं कि वो 15 दिन बाद आपको ग्वालियर फिर से आना है। तो 15 दिन बाद ग्वालियर में जाके बाबा का नाम लेके ये फरकाबाद में अपने आप को दिखाते हैं। तो चमत्कार ये रहा हमारे के साथ में कि जो डॉक्टर ने ये कहा था कि इसका पैर भी काटना पड़ सकता है, और 1 साल इसको रिकवर होने में लगेगा, चलने में पैर रखने में 1 साल लग जाएगा। तो बाबा का ये चमत्कार रहता है कि फरखाबाद में आकर के जब वो अपने यहाँ के लोकल के डॉक्टर को आकर दिखाते हैं अपने पैर को, वो डॉक्टर हमको ये देखता है, एक्सरे वगैरह करा के देख के बताते हैं कि तुम्हारा पैर कहीं से टूटा है। अच्छा, और जबकि मेरा जो पैर की स्थिति रही होती है वो ये समझिए कि एक जैसे कि ये और आपने हॉरर मूवी देखी है, उल्टे पैर भूल के हो जाते हैं, उस तरीके से पैर हमारा डैमेज हो जाता है, बिल्कुल घूम के पलट के आ जाता है, पंजा घूम जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पंजा घूम जाएगा तो कहीं ना कहीं तो पैर होगी, फ्रैक्चर होगी। पर 15 दिन के अंदर हम एकदम रिकवर हो जाते हैं, और 41 दिन के अंदर एक बड़ी यात्रा फरखाबाद में आंदोलन के रूप में हम निकालते हैं। और अभी जल्द में हमको ये पिछले अभी सन 2023 में 11 महीने में एक पैरालाइज का अटैक पड़ता है 27 तारीख को, और एक पैरालाइज का अटैक हमको पड़ता है 12वें महीने में 24 तारीख को। तो डॉक्टरों का ये मानना है कि 2 अटैक इस उम्र में नहीं पड़ते हैं, 40-45 के बाद में पड़ते हैं, पर हमको 2 अटैक पड़ते हैं। और दोनों अटैक में बाबा कृपा से मेरा बीपी जाता है 90-230, 90-219। जिस समय हम हॉस्पिटल पहुँचे उसमें हमारी ऑक्सीजन लेवल आ जाता है 65, यानी कि पूरे चांस से हमको नुकसान पहुँचने के। पर बाबा की कृपा से दोनों हादसे में हमको कहीं से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। पैरालाइज का हमको जो अटैक पड़ा उसमें भी बाबा की कृपा रही कि हम कहीं से पैरालाइज नहीं हुआ। और अभी 2 महीने पुरानी बात, 4 महीने पुरानी बात है, अब आज आपके चैनल पे आपके सामने हम बिल्कुल एकदम ठीक ठाक। तो ये चमत्कार हमारे साथ में कृपा महादेव, ये महादेव की कृपा हमारे साथ है, और ये हमेशा रहती है। हमको ऐसे एहसास होता है, अनुभव करते हैं हमेशा कि हमारे साथ में परमात्मा हमेशा हमारे साथ में। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ग्वालियर में, आपने पहले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने टूटा पैर बताया, उन्होंने 5 जगह से पैर को टूटा बताया, और उसमें एक प्लेट भी डाली, 3 प्लेटें बताई, 3 प्लेटें डाली है। और जब आपने यहाँ आके चेकअप कराया तो आप बिल्कुल फिट थे? बिल्कुल फिट थे, कोई प्लेट नहीं थी पैर में। लोगों ने कहा कि डॉक्टर पे क्लेम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पर हमने कहा नहीं, जो परमात्मा की इच्छा थी वो हुआ हमारे साथ में। कहीं ना कहीं कोई हमसे पाप हुआ होगा, भूल चुकी होगी, जिसकी सजा हमको मिली। और जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से महज जो गाड़ी हमारी रुकी थी जा करके, वहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पे 500 मीटर गहरी खाई थी। वो गाड़ी कर उस पर चली जाती तो बचने कोई चांस नहीं था। तो वहाँ एक्सीडेंट से ही बाबा ने बचाया, इधर उस गाड़ी को हमारी उस पलटने से जाने से बचाया, इधर पैरालाइज के 2 अटैक पड़ने से बाबा ने यहाँ भी बचाया। तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग हमसे पूछते हैं इनको तो इतनी कंठी मालक क्यों डाले, तो क्यों पहने रहो, तो ये तुम टीका लगाओ। जैसे हम चुनाव लड़े तो लोगों ने हमसे कहा कि भाई ऐसा है कि वो अब मुस्लिम वोट चाहिए, तो कहना हम आप टीका हटा दो। हमने कहा था हटाना तो उचित रहेगा, पर टीका नहीं ना हमारे लिए, ये नहीं मानेंगे। तो अंकुर जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के रूप में आपको भिन्न प्रकार के समुदाय के साथ उठना बैठना होता होगा। तो जब आप पार्टी में गए थे तो ये जो आप त्रिकोण तिलक लगाते हैं, तो क्या अन्य समुदाय के लोगों से बातचीत करने में इसका कोई प्रभाव पड़ा था? देखिए, मेरा जब से हमने त्रिकोण लगाना बाबा का चालू किया है, केवल 4 साल हमको हो गए हैं। और मेरा अपना मानना है कि हिंदू समाज के हर व्यक्ति को
त्रिपुर नहीं तो टीका तो तिलक तो लगाना ही चाहिए। ये हमारा जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं। और जैसे कि अन्य लोगों से फेस करने की बात है, तो हमारा जो बाकी हमारा धर्म और अन्य धर्म जो है, सबको देखते हुए हमारा भाईचारा एक जो है सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में एक अच्छा है। और जब रमज़ान या ईद आती है तो हम उनके घर जाते हैं, उनको बधाई देते हैं। हम उनका हरा दुपट्टा भी पहन लेते हैं और त्रिपुर लगा के उनके बीच में जाके उनके घरों में बैठते हुए हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि ये अन्य समुदाय को हमारे इस त्रिपुर से हमारी कंठी माला से कोई दिक्कत होती है, ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं लगी। हम जहाँ भी जाके बैठते हैं हमें हमेशा पौष्टिक मिलता है। और मेरा अपना मानना है कि इन चीज़ों से जो दूसरे धर्म हैं वो हमको और ज़्यादा अधिक सम्मान देते हैं। किसी में ऐसी कोई हीन भावना नहीं है कि हम पूरे भैया त्रिपुर लगा के बैठे हैं। हमें तो बड़ी बड़ी मतलब कि शादियों में और बड़े बड़े कार्यक्रमों में लोग बुलाते हैं अन्य समुदाय के, और हम जाते हैं इसी रूप में जाते हैं जिसमें आपके सामने बैठे, हमें एक्सेप्ट करते हैं। इस चीज़ से आप भेदभाव नहीं, हम लोग कहते हैं जैसे कि पॉलिटिकल जो चल रहा है वो चल रहा है, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई वाला चल रहा है, पर मेरे जीवन काल में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि क्या नाम थी कि ये हिंदू मुस्लिम वगैरह ये टीकों को लेके और भगवे को और हरे को लेकर के मेरे निगाह में मेरे जो जितने भी दोस्त साथ मित्र हैं और जो मिलने वाले हैं, मुझे ऐसा नहीं फील होता है कि कभी इन चीज़ों का मतभेद हम लोगों में आपस में रहा होगा कभी भी। इस संपूर्ण जीवन काल में आपके जीवन का कोई ऐसा किस्सा है जिसने संपूर्ण आपको बदल कर रख दिया हो? ये चैनल पे खुल के तो नहीं बताएंगे, पर ये एक लंबी कहानी है हमारे साथ में कि सन 2011 या 11 की बात होगी। एक बहुत साधारण सी हम उस समय अपना जीवन जिया करते थे। मतलब कि हमारी उम्र उस समय होगी 13-14 साल की। 13-14 साल की उम्र से हमने जॉब करना चालू कर दिया था और राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं था। पिताजी जो हमारे थोड़े बहुत मतलब कि फरकाबाद के जनप्रतिनिधियों के साथ में उठे बैठे हैं और हमारी शहर में कट्टा सराफे में 2-3 दुकानें रही शराबी की। तो उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि हमको काम की फील्ड पे उतरना पड़ा परिवार को लेते हैं, क्योंकि हमारा परिवार है 4-5 भाई बहन हैं हम लोग। और एक हादसा हमारे साथ में हुआ था राजनीति के लिए, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि सामाजिक तौर पे इस रूप में कभी हमको श्रीवास्तव समाज के बीच में आ पाएंगे। और मेरा नाम जहाँ तक था लोग अंकुर ही जानते थे, अब समाज में आने के बाद लोग अंकुर श्रीवास्तव उनको पूर्ण रूप से जाने हैं। एक हादसा रहा था हमारे साथ में कि एक बहुत बड़ी घटना हमारे साथ में घटी थी। सन 2012 की बात है। कुछ लोगों ने हमारे परिवार के साथ में कुछ गलत व्यवहार किया था और अपमानित किया था हमारे परिवार को काफ़ी। तो उस घटना से हमने ये मतलब कि प्रण लिया कि हमको समाज में निकल के एक अपनी एक छवि बनानी है। और जो हमारे साथ में आज घटना हुई, वो जो घटना जो हमारे साथ में हुई थी, हम ही पीड़ित थे उसमें। हमारा परिवार पीड़ित था और हमारा परिवार ही थाने में जाके प्रार्थना पत्र जाके दिया कि साहब हमारे साथ में ऐसी घटना हुई, जिसमें मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी माँ के साथ में स्वयं गया था और प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस से रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के बात की हमने। और पुलिस ने क्या करा कि पीड़ित की ना सुनते हुए, हमारी ना सुनते हुए, और जो विपक्षी पार्टी थी जो सक्षम थी उस समय सत्ता में थी और पैसे में सक्षम थी और लोग भी बहुत अधिक थे उनके साथ में, तो हमारे ही परिवार के लोग हमारे पिताजी को उठा के थाने में ले जाके बंद कर दिया था। और जैसे जैसे हमने इधर उधर हाथ पर मार के, हमारे ताऊ के बेटे उनने काफ़ी प्रयास किया और पिताजी को हमने छुड़ा लिया था। तब से प्रण कर लिया था जो हमारे साथ में बीती है ये किसी के साथ में हम ऐसा नहीं होने देंगे जब तक हम इस माहौल में आ जाएंगे कि जो हम निर्बल थे उसमें पे कमज़ोर थे, इसीलिए हमारे साथ में हादसा हो गया। अगर बड़े होते इस उम्र में तो शायद वो हादसा नहीं होता। तो हमने उस दिन से प्रण ले लिया कि समाज में एक ऐसा रूप लेके हमको आना है, जो घटना हमारे परिवार के साथ में घट गई है ये सभी किसी और के परिवार के साथ में नहीं घटनी चाहिए। हम इसीलिए हम बहुत बड़े लोगों के बीच में नहीं बैठते उठते हैं। हमारा आप देखिएगा कभी भी उठना बैठना जो रहता है निम्न स्तर के लोगों के साथ में रहता है, टेनी रेडी फेडी वाले छोटे व्यापारियों के साथ में हमारा ज़्यादा उठना बैठना रहता है। उन्हीं की समस्याओं को लेकर के हम ज़्यादा आगे आने चाहते हैं। तो हमने ये प्रण ले लिया था कि हमको जो भी करना है अपने परिवार को वो परिस्थितियाँ देखते हुए जब आगे भविष्य में जो करना है, अपने लिए तो जो होना था वो हो गया है, जो समाज के लिए अब हम कुछ ऐसा करना है कि अब समाज उन चीज़ों को से प्रताड़ित ना है। इसीलिए हम चौकी थाने में जाकर के लोगों की बात करते हैं, आंदोलन करते हैं कि जो हमारे साथ में हुआ था वो और के साथ में ना हो। इसीलिए इन विचारधाराओं को लेकर हम यहाँ तक आते हैं। मतलब उस टाइम जो आपको न्याय नहीं मिल पाया था तो आपने ये प्रण किया था कि किसी और जनता में किसी के भी साथ ऐसा ना हो कि कोई न्याय लेने जाए उसे न्याय ना दे। हाँ, उस समय ये परिस्थितियाँ हमारी मतलब कि बहुत हमारी उम्र उस समय ऐसी होगी 12-13 साल की, तो इस लायक भी नहीं थे कि प्रॉपरली उनसे विपक्षी पार्टी से फेस कर लेते। तो उम्र नहीं थी इस लायक हमारी। वो आज बाबा का आशीर्वाद है और सब कुछ ठीक ठाक है
और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ में जो किसी ने कुछ किया था वो बंदे की हीन भावना से उनसे बदला ले। हम उस तरीके का बदला तो किसी से लेना नहीं चाहते हैं। बस ये है कि परमात्मा का आशीर्वाद रहे, आप सभी भाइयों का और हमारी जनता का हमारे साथ में सहयोग रहे, तो हम उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं कि उनको खुद यह लग जाएगा कि हमने कहीं जहाँ भी यहाँ टला था टला। तो जिस शक्ति में विरोधी आपके उस समय थे, उसी शक्ति में आज आप हैं, लेकिन आपने उनसे कभी बदला लेने की नहीं सोची। नहीं, हम क्योंकि हम भोलेनाथ को मानते हैं। भोलेनाथ ने मान लीजिए कि विष पिया था, और विष इसीलिए पिया था कि लोगों के कष्टों को हरने के लिए विष पिया था। तो हमारा क्योंकि उनको हम मानते हैं, तो हमारा ये मानना है कि अगर आज बाबा के आशीर्वाद से या दोस्तों साथियों के आशीर्वाद से हमको कुछ मिला है, कोई शक्ति मिली है हमको, तो उसका दुरुपयोग नहीं किया गया। जो हमारे साथ कल हो चुका था वो कल था, हम आज भी जीना चाहते हैं और आज में ही जी रहे हैं। तो आप आगे क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे? बदलाव की तो बात ऐसी कि अगर कभी लगे कंटिन्यू काम पर फिट वर्क पे रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं और आए दिन समस्याओं को लेकर के हम अधिकारियों के पास में जाते रहते हैं, और कभी ऐसा कुछ हुआ कि पब्लिक का सहयोग ज़्यादा मिला, जैसे कि ये चुनाव लड़ते नहीं मिला इतना सहयोग पब्लिक का मिला, फिर खुद मिला और कभी मिला, और तो फरकाबाद की बहुत सी ऐसी समस्याएं थी इनको आप बदले। जिनको हम बिल्कुल 100% बदल के दिखाएंगे। फरकाबाद को अगर कहीं मौका मिला तो फरकाबाद को जो आज़ादी के बाद तक फरकाबाद हमारा बहुत पीछे है। आज भी हम फरकाबाद को देखें तो हम जब दिल्ली आगरा कहीं निकल जाते हैं तो कहते हैं फरकाबाद, तो कहते हैं ग्रामीण से आए पे। जी। तो ये ग्रामीण वाला शब्द हमको कहीं मौका मिला तो उसको ख़त्म करके एक फरकाबाद की कैसी अच्छी सी एक पोस्ट लिख के जाए। कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे यूथ को देना चाहें? यूथ को हमारा यही मैसेज रहेगा कि सेल्फ डिफेंस रहें। और कुछ लोग ऐसे हैं कि नेताओं के चक्कर में पड़ करके अपना अस्तित्व खो देते हैं, और पब्लिक से बड़ी या यूथ से बड़ी कोई ताकत नहीं है। यूथ ही जितने भी थे, आज अगर वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री, ये भी तो भी यूथ हुआ करते थे। तो यूथ ही कहीं ना कहीं फरकाबाद में आप पूरे देश में बदलाव ला सकता है। जैसे क्रांतिकारी भगत सिंह जी थे। तो हम एकजुट रहें। यूथ से ये कहना हमारा सभी युवा साथियों से कि हम एकजुट रहें। जरूरी नहीं कि हम आप सब एक ही संगठन से रहें, एक प्लेटफॉर्म पे आकर रहें। आप अपने अपने प्लेटफॉर्म बनाइए, अपने अपने वार्डों की, अपने अपने गलियों के, अपने मोहल्ले की सुरक्षा करने को कोई जागरूक हो। अपने 10, 5, 15, 20, 25 लोग की एक टीम बनाइए हर क्षेत्र में। नेताओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा अपना मानना है कि अगर हम सेल्फ डिफेंस हो जाए और हम 20, 25, 30 लोगों की टीम बना लेते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि हमारा ये मोहल्ला है, इसको हमें एकदम पूरी मदद देनी है, काम कराना है, तो 20-25 लोगों की मात्रा जो वो पर्याप्त है। हमें कभी नेताओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम एक ऐसी यूनिटी बना लेते हैं तो हम सक्षम हैं, मजबूत है, अधिकारियों के पास जाने में सक्षम है। अभी हम सिंगल कहीं चले हैं, जैसे कि अंकुश श्रीवास्तव लोग कहते हैं आते हैं, अगर हम सिंगल कहीं जाके किसी अधिकारी के पास में बैठ जाए तो हो सकता है कि मेरा काम नहीं हो। मेरे ही अगर अधिकारी या थाने चौकी में अगर सुन ली जाती है तो कारण ये कि एक तो हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, कोई पैसे का लेन देन और दलाली बट्टे वाला हमारा कोई काम नहीं है। और पब्लिक की जो ताकत है हमारे पीछे, अधिकारी जानता है कि अंकुर अगर चाहेगा तो आंदोलन कर पे। और यूथ वाली बात रही है, अब तो यूथ से यही कहेंगे कि एक अपनी अपनी एक छोटे छोटे संगठन बना करके या सभी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी, जैसे कि अन्ना हजारे जी का आंदोलन रहा था, ऐसे एक बड़ा बड़ा छोटे छोटे मोहल्ले में बड़े बड़े आंदोलन होते रहेंगे। तो अधिकारी सचेत रहेगा, काम पर्याप्त होता। पर काम पर्याप्त होता रहेगा तो कोई भी समस्या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकुश श्रीवास्तव जी हमारे चैनल पर आने के लिए। आशा है हम फिर मिलें। हाँ बिल्कुल।